नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सबको मालूम ही है कि इस चैनल में हम रोज सुबह 6:30 बजे आपके साथ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो दोस्तों, आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको याद करने के साथ साथ नोट जरूर करिएगा, बिकॉज ये नोटेड जानकारी जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको मदद मिल जाती है। राइट दोस्तों, तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया? उत्तर मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, दिमितार कोवासेवेस्की, जोरान जेव, या ओलिवर स्पासोव्स्की, या जस्टिन ट्रूडो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जान लें। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है दिमितार कोवासेवेस्की। जी हाँ दोस्तों, ये नाम अच्छे से याद कर लें। दिमितार कोवासेवेस्की नॉर्थ मैसेडोनिया यानी उत्तर मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। राइट दोस्तों, तो नॉर्थ मैसेडोनिया कंट्री के रूप में भी आप थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ मैसेडोनिया आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्थ मैसेडोनिया आधिकारिक तौर पर इसको हम एक तरीके से रिपब्लिक नॉर्थ मैसेडोनिया बोलते हैं, और यह दक्षिण पूर्व यूरोप में एक देश है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि यह यूरोप में आने वाला देश है, दक्षिण पूर्व यूरोप में यह स्थित है। और उत्तर मैसेडोनिया एक भू आबद्ध देश है, यानी कि यह पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में कोसोवो से मिलती है, उत्तर में सार्बिया से मिलती है, पूर्व में बुल्गारिया से मिलती है, दक्षिण में ग्रीस से मिलती है, और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में इसकी सीमा अल्बानिया से मिलती है। यहाँ दोस्तों, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जरूर एक तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज आप मैप में देखें। और अगर इसकी हिस्ट्री के तौर पे अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, तो जरूर आप पढ़ें, बिकॉज मैसेडोनिया का भी काफ़ी शानदार इतिहास रहा है। राइट दोस्तों, जब भी किसी कंट्री की बात आती है तो उसके जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी हिस्ट्री में आप जरूर जाया करें, क्वेश्चन कई बार बन जाता है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बाकी जो ऑप्शंस गिवन है, जोरान जेव, ओलिवर स्पासोवेस्की, जस्टिन ट्रूडो। तो जोरान जेव और ओलिवर स्पासोवेस्की जो हैं वो यहाँ पे मैसेडोनिया से ही रिलेटेड हैं, बट जस्टिन ट्रूडो आप जैसा समझ पा रहे होंगे, आपको मालूम होना चाहिए, जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कई बार पॉलिटिकल लीडर्स का भी एक तरीके से नाम पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट कंट्री के नाम पे पूछ लिया जाता है कि इस कंट्री के प्रधानमंत्री कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, या नाम से ही पूछ लिया जाता है कि यह जो व्यक्ति है वो क्या है या किस पद पर काबिज हैं। राइट, तो जस्टिन ट्रूडो मालूम होना चाहिए आपको, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। राइट, बाकी जो मैंने यहाँ पे बताया नाम, मतलब कि जो ऑप्शन बी और सी में है वो भी यहाँ पे मैसेडोनिया से रिलेट करते हैं। किस पद पर है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हालांकि ये इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें आप जरूर इसको याद कर सकते हैं। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has launched the India's first intelligent chronic disease patients habit tracking system Power Map? भारत का पहले इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम पावर मैप का विमोचन किसने किया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, या सर्बानंद सोनोवाल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है नितिन गडकरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस सिस्टम की जो लॉन्चिंग की गई है वो नितिन गडकरी के द्वारा की गई है, और जिस सिस्टम की बात हो रही है उसका नाम है पावर मैप, यानी कि यह जो है वो एक तरीके से पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है जिसको नाम दिया गया है पावर मैप। राइट, नाम अच्छे से याद कर लें। और यह सिस्टम डॉक्टर्स को और पेशेंट को किस तरीके से हेल्प करने वाला है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो एप्लीकेशन है वो इस पर्पज से बनाया गया है ताकि डॉक्टर्स लोगों को ये जानकारी दी जा सके या डॉक्टर्स लोगों को इनेबल किया जा सके, ताकि वो किसी भी पेशेंट की जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं उन क्लिनिकल पैरामीटर्स को जान पाएं, ताकि उन पैरामीटर्स के बेसिस पे पेशेंट की जो भी क्रिटिकलिटीज हैं या जो भी उसकी क्रॉनिक डिजीज है उस क्रॉनिक डिजीज को खत्म किया जा सके इफेक्टिवली। राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है डॉक्टर्स को, और पेशेंट को तो यहाँ पे मिलेगी मिलेगी। राइट, तो एक तरीके से पावर मैप को भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। राइट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first black woman to appear on US coin? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, शर्ली चिसोल्म, दूसरा ऑप्शन है मिशेल ओबामा, तीसरा है सेरेना विलियम्स, या माया एंजेलो। तो सही ऑप्शन जान लें यहाँ पे। सही ऑप्शन यहाँ पे है माया एंजेलो।
जी हाँ, ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। माया एंजेलो अमेरिकी जो एक तरीके से इतिहास रहा है, उस इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में जानी जाती हैं। मैं आपको बता दूं, माया एंजेलो एक अमेरिकी पोएट रही हैं, कवित्री रही हैं, साथ में उन्होंने बहुत सारे संस्मरण भी लिखे हैं और वह एक बहुत बड़ी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी थी। जी हाँ दोस्तों, इनकी सिविल राइट्स जो एक्टिविटी है उसका अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मैल्कम एक्स जैसे जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हुए हैं उनके साथ काम किया है। राइट दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है माया एंजेलो, और इन्हीं की एक तरीके से विरासत को या इनके रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे इनको यूएस कॉइन में उकेरा गया है। राइट, तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। बाकी यहाँ पे जो नाम है ये भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मिशेल ओबामा, सेरेना विलियम्स एंड शर्ली चिसोल्म। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जरूर डिटेल में पढ़ें, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट वीमेन हैं जो कि अमेरिका से रिलेट करती हैं। राइट दोस्तों, याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the next Vice Chief of Army Staff of the Indian Army? भारतीय सेना के अगले उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या लेफ्टिनेंट जनरल नव कुमार खंडूरी। तो यहाँ सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के टर्म में ये भी पूछा जा सकता है, तो नाम अच्छे से याद कर लें और फील्ड अच्छे से याद रखें। कहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। राइट दोस्तों, ये नाम अच्छे से याद कर लें, पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new Russian ambassador to India? भारत में नए रूसी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। निकोले कुदाशेव, डेनिस अलिपो, अलेक्जेंडर कदकिन या ब्याचेस्लाव ट्रुबनिकोव। तो यहाँ सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है डेनिस अलिपो। जी हाँ, नाम अच्छे से याद कर सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आप, लेकिन फिर भी ये नाम अच्छे से याद कर लें। भारत में रूसी राजदूत के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। राइट, और दोस्तों यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इन्होंने भी भारत में रशिया के पूर्व एम्बेसडर के रूप में काम किया है। जहां दोस्तों भारत में ये रशिया के पूर्व एम्बेसडर्स रह चुके हैं। राइट, याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Air India Limited? एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। अश्विनी लोहानी, रोनो दत्ता, विनोद कन्नन या विक्रम देवदत्त। तो यहाँ सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है विक्रम देवदत्त। जी हाँ, ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के अंदर ये सवाल भी बन सकता है, अच्छे से याद कर लें। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं विक्रम देवदत्त। राइट दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज मैं आपको बताऊं और आपको मालूम भी होना चाहिए कि पिछले साल यानी कि 2021 में अक्टूबर में सरकार ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयर के लिए टाटा सन्स कंपनी के द्वारा जो हाईएस्ट बिड लगाई गई थी, जो उच्चतम बोली लगाई गई थी, उसको स्वीकार कर लिया गया था। और सरकार ने एक तरीके से इस कंपनी को यानी कि एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा सन्स के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि यह जो डील हुई थी यानी कि ये जो हस्ताक्षर हुए थे वो 18,000 करोड़ रुपए के लिए हुई थी। राइट दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया लिमिटेड काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है और इसका एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन फिर से कर दिया गया है। इसको टाटा सन्स ने इसको खरीदा है। राइट, और इसकी जो मतलब डील हुई है वो कितने में हुई है? 18,000 करोड़ रुपए में हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको भी अच्छे से याद कर लें। राइट, 18,000 करोड़ रुपए। राइट, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी एयर इंडिया लिमिटेड की इसकी भी एक शानदार हिस्ट्री रही है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें, बिकॉज ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर बनने वाला है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state's famous comics artist, writer and illustrator नारायण देवनाथ has passed away recently? हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हास्य कलाकार, लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ का निधन हो गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। यहाँ दोस्तों प्रसिद्ध हास्य कलाकार, लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ वेस्ट बंगाल से रिलेट करते थे और बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इस फील्ड की, यानी कि हास्य कलाकार और खासतौर पे कार्टूनिस्ट के तौर पे देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं नारायण देवनाथ। मैं आपको बता दूं कि 2021 में देवनाथ को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, राइट। और आपको मालूम होना चाहिए कि पद्मश्री जो अवार्ड होता है वो देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो इस अवार्ड से भी इनको 2021 में सम्मानित किया जा चुका था। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नारायण देवनाथ के नाम एक रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड ये है कि ये पहले इंडिविजुअल एक तरीके से आर्टिस्ट हैं, एक ऐसे कार्टूनिस्ट हैं जिनकी एक कॉमिक सीरीज चलती है होंडा भोंडा। जी हाँ, होंडा भोंडा। और इस कॉमिक सीरीज का जो एक तरीके से रनिंग टाइम रहा है, एक तरीके से जो डिमांड रही है वो पिछले 60 सालों से बनी रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये अपने आप में काफी रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पे किस कॉमिक सीरीज की बात कर रहा हूं वो आप नाम अच्छे से याद कर लें। यहां बात हो रही है होंडा भोंडा, राइट। तो ये कॉमिक सीरीज है जो कि नारायण देवनाथ के द्वारा शुरू की गई थी और इसने 60 साल तक चलने का रिकॉर्ड बनाया है, मतलब कि 60 साल तक इसकी डिमांड बनी रही है, राइट दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नारायण देवनाथ कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल के कल्चर से किस तरीके से ये रिलेट कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन बन सकता है खासतौर पर अगर आप किसी वेस्ट बंगाल का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप अच्छे से ये नाम याद कर लें और एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में भी आप इनको जरूर पढ़ लें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When has the National Disaster Response Force celebrated its 17th Raging Day? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी या 19 जनवरी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है 19 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 19 जनवरी को यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अपना 17वां यानी कि 17वां जो है 17th स्थापना दिवस है उसको मनाया है, राइट दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ बात की जा रही है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको जरूर मालूम होना चाहिए। शॉर्ट में इसको बोलते हैं NDRF, राइट। बिकॉज ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक तरीके से भारत में कहीं पे भी कोई डिजास्टर आता है तो उसमें NDRF का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था। यहाँ दोस्तों मतलब कि 2005 में इसके लिए अधिनियम बनाया जाता है, इसको पारित किया जाता है और उसके बाद 19 जनवरी 2006 को इसको अस्तित्व में लाया जाता है। मतलब कि इसको 19 जनवरी 2006 में एक तरीके से फंक्शनलाइज किया जाता है, फंक्शन में लाया जाता है। और दोस्तों अगर मैं आपसे NDRF के कवरेज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न हिस्सों में NDRF की 12 बटालियन स्थित हैं और इन बटालियन में लगभग 13,000 NDRF कर्मी शामिल हैं जो एक सुरक्षित देश के निर्माण के लिए काम करते हैं या देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर हम यहाँ पे महानिदेशक की बात करें यानी कि NDRF के वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो वो नाम भी एक तरीके से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की बात होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो वहाँ के जो कर्ता धर्ता प्रमुख होते हैं उनका भी एक तरीके से नाम पूछ लिया जाता है। तो NDRF के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं अतुल करवाल। क्या नाम है? अतुल करवाल। ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लें। ये NDRF के क्या हैं? महानिदेशक हैं, वर्तमान महानिदेशक हैं, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, नाम अच्छे से याद कर लें, राइट। और दोस्तों NDRF की भी एक हिस्ट्री आप जरूर पढ़ लें। मतलब कि NDRF ने एक फोर्स के तौर पे किन किन डिजास्टर्स में पार्टिसिपेट किया है और इन डिजास्टर्स में लोगों की किस तरीके से हेल्प की है या अपनी इंपॉर्टेंस को किस तरीके से रिफ्लेक्ट कराया है, राइट दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NDRF के नाम पे कई बार सवाल बन चुके हैं, डेफिनेटली आगे भी बनता रहेगा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the theme of the World Economic Forum's Davos Agenda Summit 2022? विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट रीसेट, रीस्टोरिंग द वर्ल्ड या रीडिफाइनिंग कैपिटलिज्म।
तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये थीम है, किसकी थीम है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 की, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है WEF यानी कि जो विश्व आर्थिक मंच है उसकी जो ये थीम है क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक थीम के तौर पे पूछा जा सकता है, थीम आप अच्छे से याद कर लें। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये भी यहाँ पे WEF के मतलब कि डिफरेंट जो इवेंट्स हुए हैं डिफरेंट ईयर्स में, उनकी थीम है। तो ये किस किस ईयर में थीम रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। द ग्रेट रिसेट जो थीम रही है वो 2021 में रही है। कब रही है? 2021 में। किसकी? WEF की यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम रही है। और अगर हम बात करें रिस्टोरिंग द वर्ल्ड की, तो ये 2019 की थीम रही है। कब की रही है? 2019 की थीम रही है। वहीं रीडिफाइनिंग कैपिटलिज्म जो रही है वो 2020 की रही है। कब की रही है? 2020 की। तो आप ये ईयर जरूर याद रखें और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी आप एक यहाँ पे बॉडी के तौर पे पढ़ सकते हैं कि इसका पूरे वर्ल्ड में क्या रोल है और इसको स्थापित करने का मकसद क्या रहा है। ये पर्पजेस के टर्म में भी कई बार सवाल बनते रहते हैं, मतलब कि जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जो भी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, उनके बनने या बनाए जाने के पर्पज को कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organization has recently released the Inequality Kills Report? निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में Inequality Kills नामक रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या ऑक्सफैम इंडिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है ऑक्सफैम इंडिया। जहां दोस्तों ऑक्सफैम इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स। इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है बिकॉज ये इंडिया में वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके स्टेटस को बताती है। अगर इस रिपोर्ट की बात हम माने, इस रिपोर्ट को समझें, तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को बहुत ही एक तरीके से अनइक्वल यानी कि वेरी अनइक्वल कंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि यहाँ पे जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल तरीके से है। अगर हम सिर्फ देश के टॉप 10 रईसों की बात करें, टॉप 10 अमीरों की बात करें, तो इन टॉप 10 अमीरों के पास देश का 57% धन है। जी हाँ दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वेल्थ का। तो देखिए, मैंने जो आपको आंकड़ा बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंकड़े के टर्म में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो टॉप 10 जो अमीर हैं, जो रिच पर्सन हैं, उनके पास देश का 57% धन है, राइट। तो ये आप अच्छे से याद रखें, राइट। और अगर हम यहाँ पे दूसरा आंकड़ा समझें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत देश में जो अरबपतियों की संख्या है वो 2021 में काफी तेजी से बढ़ी है। 2021 के पहले जो अरबपतियों की संख्या थी वो 102 थी। कितनी थी? 102। लेकिन अब यह 142 हो गई है। कितनी हो गई है? 142 हो गई है, राइट। और दोस्तों, अगर यहाँ पे हम टॉप 10 के बाद टॉप 100 फैमिलीज की बात करें, यानी कि देश की जो टॉप 100 फैमिलीज हैं उनके द्वारा होल्ड की जाने वाली जो रिचनेस है या उनके द्वारा होल्ड किए जाने वाले धन की अगर हम बात करें, तो टॉप 100 फैमिलीज, ये आंकड़ा भी आप अच्छे से याद रखें, टॉप 100 फैमिलीज के पास 57.3 ट्रिलियन रुपीज का धन है। कितना है? 57.3 ट्रिलियन, राइट। तो ये आप अच्छे से आंकड़ा याद कर सकते हैं, क्वेश्चन इसके टर्म में भी बन सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से ये रिपोर्ट है, जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं, टॉप 10 के पास 57% और टॉप 100 फैमिलीज के पास 57.3 ट्रिलियन रुपीज। तो आपने अपने आप में एक तरीके से ये काफ़ी चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी है बिकॉज कोई भी जो एक इकोनॉमी होती है, कोई भी एक जो हेल्दी इकोनॉमी होती है, वो तभी हेल्दी मानी जाती है जब वहाँ पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों में हूँ। मतलब कि अगर हम अरबपतियों की बात करें तो डेफिनेटली किसी भी देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना अपने आप में काफ़ी गर्व की बात होती है। लेकिन अगर कुछ लोगों में ही वो पैसा सीमित हो जाए तो अपने आप में काफ़ी चिंता की बात हो जाती है। बिकॉज इस तरीके से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का एक तरीके से क्या होने लगता है? सेंट्रलाइजेशन होने लगता है। और पैसे का जब सेंट्रलाइजेशन होने लगता है तो जो लिक्विडिटी बननी चाहिए, यानी कि इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी होनी चाहिए, वो बहुत कम आ पाती है। यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि जब सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा मनी का, तो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो नहीं आ पाएगी
और इससे क्या हो जाएगा कि एक स्टेबल इकोनॉमी बनने में काफी वो दिक्कत क्रिएट करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी देश की इकोनॉमी को हेल्दी बने रहने के लिए वहां पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, बिकॉज तभी वहां पे एक स्टेबल इकोनॉमी बन पाती है या स्टेबल इकोनॉमी बनी रह पाती है। राइट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस डेटा को अच्छे से याद कर लें और एक तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या किन किन फैक्टर्स पे इंडिकेट करती है। राइट दोस्तों, तो यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में ये आपकी एक तरीके से इनडायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, बिकॉज वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट कर पाएं। राइट दोस्तों, तो जरूर आप साइट पे जाइए और वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें, उसको नोट करें। साथ में अपना आप ख्याल रखिए, बिकॉज इस समय मौसम में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का 2-4 दिन मौसम पूरे नॉर्थ इंडिया में बना रहा है, और उसके बाद भी बादल पूरी तरीके से हटे नहीं हैं, और काफी ज्यादा वेरिएशन होने की वजह से जो कोविड का एक तरीके से खतरा चल रहा है, ओमिक्रॉन का जो खतरा चल रहा है, साथ में इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं लोगों में, वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो अपने आप को एक तरीके से बहुत सेफ रखें, बिकॉज अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।